नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। बहुत सीरियस नहीं है, पर उसका संदेश बहुत गूढ़ है। वास्तव में हमारी वैदिक जो संस्कृति है उसमें एक परंपरा रही थी, अब तो देखने को कम ही मिलती है, कि दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ हुआ करती थी। बच्चे रात को सोने के लिए अपनी दादी के पास या दादा के पास जाते थे और वो उन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाते थे। और उस कहानी की आदत इतनी हो जाती थी कि बालक स्वयं जिद करते थे कि हमें एक कहानी सुनाए। अगर कहानी नहीं सुनाएंगे तो वो जल्दी सोने नहीं देते थे। धीरे धीरे सामाजिक जो ताना बाना है वो बदलना शुरू हुआ और लोगों के जो पारंपरिक कार्य थे, पारंपरिक व्यवसाय थे, जिन्हें हम फैमिली वर्क या फैमिली बिजनेस कहें या फैमिली ट्रेडिशन के साथ जो चीज़ें चल रही थी, वो समाप्त होनी शुरू हो गई और लोग अपना मूल स्थान छोड़ के इधर उधर जाने लगे। तो वो जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कंबाइंड फैमिलीज होती थी, वो एकल परिवार हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। छोटी छोटी इकाइयों में परिवार बंट गए, माता पिता और संतान। बस दादा दादी तो या तो गांव में रहते हैं या कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, लेकिन निरंतर साथ में नहीं रहते। तो ये एक परिपाटी हो गई है आज, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है कि जो शिक्षा, चाहे वो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण थी, चाहे नैतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, या शैक्षणिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी, बहुत कुछ इन कहानियों के माध्यम से सीख पाते थे बच्चे, वो समाप्त हो गया। और उसी क्रम में जो समाप्त हुआ वो था हमारे जो पुराने लिखे हुए प्राचीन ग्रंथ हैं शिक्षा के, वो धीरे 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 समाप्त होने शुरू हो गए। आज भी जो बच्चों की कहानियों की जो पुस्तकें हैं, उनमें बहुत कम पुरानी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। हमने तो खैर अपने बचपन में पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलती थी कि एक जंगल था, एक गीदड़ था, एक शेर था, एक लोमड़ी थी, आदि इत्यादि करके कुछ कहानियाँ बनती थी। और हर हर कहानी का एक उद्देश्य था, उसका एक सार होता था, उससे एक शिक्षा मिलती थी। चाहे वो चालाक लोमड़ी की कहानी है, चाहे वो प्यासे कौवे की कहानी है, इस तरह कुछ चरित्रों के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता था। और उससे क्या होता था कि जो छोटा बच्चा है वो उससे रिलेट करने की कोशिश करता था और उससे उसको समझ भी जल्दी आता था। आज भी जो शिक्षा पद्धति अच्छी प्रभावशाली मानी जाती है, उसमें प्रायोगिक रूप से जो करके दिखाया जाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी माना जाता है। उसी तरह ये जो लोमड़ी, शेर, चीता, सांप, बगुले को मिला के जो कहानियाँ सुनाई जाती थी और उनके पीछे एक संदेश हुआ करता था, तो क्योंकि वो हल्के फुल्के में ऐसे चरित्रों को लेके चलती थी तो याद भी हो जाती थी, और याद हो जाती थी तो कहानी का जो सार है, कहानी का जो उद्देश्य है, वो भी पूरा हो जाता था। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं, जो विशुद्ध ज्ञान है, जिसे हम कहेंगे प्योर नॉलेज, वो बहुत शुष्क है, सूखा है, ड्राई होता है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री का जो विषय है, उसको कितने लोग पसंद करते हैं? बहुत कम। 9वीं 10वीं तक हिस्ट्री के सब्जेक्ट को पास करना कठिन होता है, क्योंकि उसमें ये माना जाता है लिखना बहुत पड़ता है, नंबर फिर भी कम मिलते हैं, बड़ा रूखापन सा रहता है। लेकिन ये हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता थी कि वो कहानियों को इस रूप में कहते थे, ऐसे चरित्रों, ऐसे जानवरों को के साथ जोड़ के उनको सुनाते थे कि सुनने में भी वो रोचक लगती थी और सीख भी दे जाती थी, याद भी रहती थी। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण कथा संग्रह है
जिसे आज हमने भुला दिया है। वह हमारी शिक्षा पद्धति का हिस्सा नहीं है, उसका भाग नहीं है, ना ही हमारे दैनिक जीवन में हम उसे बहुत कुछ पढ़ते हैं। अगर उसे कहीं पढ़ते भी हैं तो रेलवे स्टेशन पे एक पॉकेट बुक के रूप में कहीं मिलती है, उसे पढ़ते हैं, जहाँ की कटा छटा थोड़ा सा उसका जो रूप है वो पढ़ने को मिलता है। और वैसा ही एक संकलन है, वैसा ही एक संग्रह है कथाओं का, जिसे हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। पंचतंत्र पंचतंत्र की कहानियों के नाम से तो सबने ही कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन पंचतंत्र मात्र एक टाइम पास करने वाली, समय को काटने, समय को बिताने के लिए लिखी गई कहानियां नहीं हैं। बहुत ही गहन उद्देश्य के साथ लिखी हुई कहानियां हैं वो एक बहुत बड़ा शिक्षण देती हैं। वो कहानियां मानव को मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्ट करने के लिए लिखी गई कहानियां हैं। अगर मैं अपनी समझ से कहूं तो पंचतंत्र की कहानियां तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे कोई भी विषय है, चाहे वो कोई मेडिसिन का स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, इंजीनियर बनना चाह रहा है, चाहे वो सोशल साइंस का स्टूडेंट्स है, कॉमर्स का स्टूडेंट्स है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, किसी भी विषय को अगर वो पढ़ता है। लेकिन पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे विचार से हर विद्यार्थी को, कम से कम स्नातक स्तर तक आते आते हर विद्यार्थी को पढ़नी ही चाहिए। शायद आप लोगों को ये हैरानी लग रही होगी कि ये ऐसा क्या है पंचतंत्र में। कुछ लोग जानते भी होंगे कि पंचतंत्र क्यों आया अस्तित्व में, वो क्यों लिखा गया। छोटी सी कहानी है, उसको थोड़ा और संक्षेप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहते हैं कि दक्षिण भारत में कोई राज्य था, वहाँ पे महिला रोप्य नाम का एक नगर था, और वो नगर याचकों के लिए स्वर्ग माना जाता था। मतलब ये कि अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की इच्छा है और वो चाहता है वो मुझे मिल जाए, तो महिला रोप्य नगर में अगर जाएगा तो वहाँ वो चीज़ उसको उपलब्ध हो जाएगी। इतना समृद्ध नगर था। और वहाँ का जो राजा था महिला रोप्य का, उसका नाम था अमर शक्ति। अमर शक्ति बहुत ही उदार हृदय का और बहुत ही अच्छा, जिसे कहेंगे, राजा था। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा कष्ट था। राजा की आयु काफ़ी हो चुकी थी और उसकी 3 संतानें थी, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति और उनकी 3 संतानें थी, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। ये तीनों संतानें मूर्ख थी, इन्हें सामान्य बात समझ में नहीं आती थी। अब क्योंकि राजा की एक आयु हो चली थी और राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, तो इसलिए उसने मंत्रियों की अपनी सभा बुलवाई। और उस सभा में, अब देखिए, अब वही बात है कि ये कहानी सिखाती कितना है। वो एक रूपक देते हैं कि देखिए, मेरी जो संतानें हैं वो किसी काम की नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि जैसा कि ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अजात संतान हो, मृत संतान हो और मूर्ख संतान हो। इसमें से अजात और मृत संतान थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए कष्ट देती है, लेकिन जो संतान मूर्ख होती है वो बहुत लंबे समय तक और वो सदैव के लिए कष्ट देती है। इसलिए मूर्ख संतान किसी काम की नहीं है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई गाय है, वो न गर्भवती होती है न दूध देती है, तो वो किसी उपयोग नहीं आ पाती सामान्य रूप से।
तो वो अपनी संतान को, अपने तीनों पुत्रों उग्र शक्ति, अनंत शक्ति और बहुशक्ति को लेके बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी सभा में लगभग 500 विद्वान हैं, क्या कोई भी विद्वान इनको सद्बुद्धि नहीं दे सकता, इनकी मूर्खता को समाप्त नहीं कर सकता? तो जब ये प्रश्न किया गया तो सब जितने भी विद्वान थे वो थोड़े अपने, जैसे मैंने भी अपना सर खुजाया, वो भी अपना सर खुजाने लगे। तब राजा ने घोषणा की कि जो ऐसा कर देगा उसे मैं एक विशेष पारितोषिक दूंगा। तो सबको लगा कि भाई प्रोत्साहन तो बड़ा है, काफ़ी कुछ पैसा मिल सकता है अगर मैं कोई भी इन 3 राजकुमारों को बुद्धि दे, उनको सिखा दे। तो विद्वान खड़े हुए। एक विद्वान बोला कि सर्वप्रथम तो जी व्याकरण सिखानी पड़ेगी, और व्याकरण सिखाने में 12 वर्ष लगते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, काम शास्त्र है, इत्यादि आदि अलग अलग शास्त्र हैं, उनको पढ़ने में अतिरिक्त बहुत समय लगेगा। तो मोटा मोटा कोई 30 साल का प्रोजेक्ट बता देता था उसको, कोई 25 साल का, कोई 24 साल का, कोई 20 साल का, मोटा मोटा उन्होंने, मतलब मैं आपको एक अवधि का अनुमान दे रहा हूँ कि सब ने ऐसा बताया कि इतना समय लगेगा, तो इतने समय बाद हम आपके राजकुमारों को बुद्धिमान बना देंगे। तो जो राजा था, राजा का जो मंत्री था उसका नाम था सुमति, सुमति, जिसकी मति अच्छी हो। तो सुमति ने कहा कि देखिए, जीवन का कोई विश्वास नहीं है, अब है अगले क्षण नहीं है। उसका पर्याय ये था कि राजा बूढ़े हो गए हैं और 20, 25, 30 साल तक अगर आप राजकुमारों को पढ़ाएंगे तब तक राजा जीवित नहीं रहे तो क्या करेंगे, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे अल्प अवधि में ही ये राजा की तीनों संतानें बुद्धिमान हो सकें, इनकी मूर्खता समाप्त हो सके। तो उस क्रम में काफी विचार विमर्श ये वो करते करते अंततः वहां पे एक विद्वान थे, नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कहा कि राजन, मैं इन राजकुमारों को 6 महीने में, 6 मंथ, 6 महीने में बुद्धिमान बना दूंगा। तो जितने भी विद्वान थे जो कि लंबी टाइमलाइंस लेके बैठे हुए थे, लंबी समयावधि सबको बता रहे थे, कोई 30 साल, कोई 25 साल, कोई 24 साल, कोई 20 साल, अब उनके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो वो कहने लगे, उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 6 महीने में ही इन मूर्ख राजकुमारों को बुद्धिमान बना देंगे, जबकि वही बात है कि व्याकरण में इतना समय लगता है, अर्थशास्त्र पढ़ने में इतना समय लगेगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि राजन, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं 6 महीने में इनको बुद्धिमान बना दूंगा, और मुझे किसी धन का प्रलोभन नहीं है। मेरी आयु 80 वर्ष हो चुकी है। वो विद्वान जो 80 वर्ष का हो चुका है वो कह रहा है कि मेरी आयु 80 वर्ष की हो चुकी है, इसलिए मुझे कुछ भोगना भी नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। पर अगर आप तीनों राजकुमारों को मेरे सुपुर्द कर देंगे, मुझे मेरे दायित्व के अंदर दे देंगे, तो मैं इन्हें 6 महीने में बुद्धिमान बना दूंगा, यह मेरा वचन है। और अगर ऐसा न हो सका तो आप मुझे मृत्युदंड दीजिएगा, ताकि जिससे मेरा जो सदलोक जाने का मार्ग है वो भी रुक जाएगा। देखिए, मृत्युदंड मिलना और आत्महत्या करना शास्त्र की दृष्टि से पाप है, और ऐसे पाप हैं जिसमें मुक्त होना असंभव है, बहुत कठिन है, बहुत लंबी अवधि आपको कष्ट झेलना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों का विचार है। मैं उसको मानता हूं, पर वो विषय नहीं है यहाँ पर।
लेकिन हाँ, ये विष्णु शर्मा ने कहा कि अगर मैं 6 महीने में इन राजकुमारों को बुद्धिमान बनाने में असमर्थ रहा तो आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिएगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहाँ 30 वर्ष, कहाँ 6 महीने। अगर 6 महीने में नहीं भी हुआ तो फिर इन 30 वर्ष वालों को सुपुर्द करना ही पड़ेगा, उनके हवाले उनको देना ही पड़ेगा कि भाई आप कीजिए अब जो करना है इनको बुद्धिमान बनाने के लिए। तब विष्णु शर्मा ने इस पंचतंत्र की रचना की। इस पंचतंत्र में जीवों को कहानी का माध्यम बना के कहानियां बनाई और उसके माध्यम से संदेश दिया। इसमें 5 खंड बनाए, 5 तंत्र बनाए, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। पहला है मित्र भेद। मित्र भेद मतलब कि मित्रों में आपस में जो मन मुटाव होता है उसके बारे में। दूसरा जो तंत्र लिखा वो था मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति। इसमें मित्र की प्राप्ति और उसके जो मार्ग हैं उसके बारे में कहा। इसके अतिरिक्त काकोलुकीय ये कौवे और उल्लू को, काक और उल्लू, कौवे और उल्लू को माध्यम बना के शिक्षाप्रद कहानियां लिखी। चौथा है लब्ध प्रणाश। लब्ध प्रणाश में क्या है कि अगर आपकी जान पर, आपके प्राण पर कोई संकट आ जाए, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। और अंतिम है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक खंड के अंदर या 5वें तंत्र के अंदर जिन्हें आपने परखा नहीं है, जिन्हें आपने परखा नहीं है उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में था। तो ये 5 खंड में नीति शास्त्र रचा गया। तो पंचतंत्र की कहानियां मात्र बच्चों को सुनाने वाली कहानियां नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण नीति शास्त्र है। और इसके महात्म्य में क्या कहा गया है कि यदि कोई पंचतंत्र का अध्ययन अच्छे से कर ले, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है पंचतंत्र। क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पे दिखता है या कॉमिक्स में दिखता है, इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझ सके हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ लिखा है। तो पंचतंत्र में ये जो 5 तंत्र हैं, इन 5 तंत्र को मिला के एक नीति शास्त्र बन गया है। और ये जो नीति शास्त्र है इसके बारे में कहा गया है कि यदि कोई इसका भली भांति अध्ययन कर ले और उसे समझ ले, तो देखिए उपमा क्या की गई है कि इंद्र भी उसको तर्क से पराजित नहीं कर सकते। इंद्र देवताओं के भी राजा हैं और वो हमेशा इसमें ही रहते हैं कि उनकी गद्दी कोई न छीन ले, और इसलिए वो बहुत ही कुटिल विचारधारा उनकी चलती रहती है। पंचतंत्र जो समझ लेगा उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। अर्थात जीवन में हम किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है उसकी सिंपलेस्ट, इजीली अवेलेबल, सरलतम, सुलभ कुंजी है पंचतंत्र, अर्थात पंचतंत्र की कहानियां। जिन्हें पंचतंत्र केवल सुपरफिशियली, स्थूल रूप से पढ़ना है, वो तो कोई भी बुक स्टॉल पे जाके सामान्य पंचतंत्र की कहानी की पुस्तक खरीद सकते हैं। और जिसे थोड़ा सा गहन अध्ययन करना है और जिसमें उसे पंचतंत्र के सभी चरित्रों को देखना समझना है, तो वह मूल संस्कृत वाली पुस्तक जिसके साथ हिंदी का अनुवाद हो वो खरीदे।
वैसे मैं भी आपके सामने उसकी कहानियां प्रस्तुत करता रहूंगा बीच बीच में। तो ये जो 5 तंत्रों वाला, 5 खंडों वाला नीति शास्त्र है, वो ये है पंचतंत्र। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। इसे हम सामान्य बच्चों का मन बहलाने वाली कॉमिक्स न समझें। दरअसल ये तो हमारे पूर्वजों की और लेखकों की ये विशेषता रही है, विष्णु शर्मा की विशेषता रही है कि इन्होंने ऐसे चरित्र पकड़े या इन ऐसे पात्रों को मुख्य चरित्र बनाया जिससे आसानी से और रोचक रूप से चीज़ों को समझाया जा सके। क्योंकि जैसा मैंने कहा पहले ही कि जो प्योर नॉलेज होता है, जो विशुद्ध ज्ञान होता है, वो बहुत ही सूखा रूखा होता है। तो मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा और चाहूंगा कि आप भी अपने घर में पंचतंत्र की पुस्तक लाइए और हो सके तो मूल पुस्तक लाइए, उसे पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। उससे आपके जीवन में आपको आसानी से, पहली बात तो कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा। दूसरी बात ये कि हमें हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अलग अलग परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समझाता है। दरअसल क्या होता है ना कि हम किसी न किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं और तब ये लगता है कि नहीं, आदमी को हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि आदमी को क्या करना चाहिए मूल रूप से तो वो ठीक है, लेकिन एक सिचुएशनल या सर्कमस्टेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, परिस्थिति जन्य आवश्यकताएं होती हैं। वो जो परिस्थिति जन्य आवश्यकताएं हैं उनमें क्या करना है, कैसे करना है, वो पंचतंत्र से हम सीख सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे क्या होता है कि हम वही रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है हमारे कपड़ों का स्वरूप, रंग रूप बदल जाता है। अधिक गर्मी आई, हल्के कपड़े, जैसे जैसे सर्दी आई कपड़े मोटे भारी फुल स्लीव के होने शुरू हो जाते हैं। बहुत कठोर सर्दी है, बहुत गर्म कपड़ा पहना। अंदर से हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर यानी कि परिस्थिति जन्य प्रभावों से बचने के लिए हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए ताकि हम उसमें से आसानी से निकल सकें या उस परिस्थिति का सही संपादन कर सकें, इसके लिए पंचतंत्र अवश्य पढ़ें। हो सकता है आप में से कईयों को थोड़ी सी हंसी भी आ रही हो क्योंकि मैं पंचतंत्र की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल क्या है, हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो मौलिक चीजें हैं, जो आरंभिक चीजें हैं, उनको भूल जाते हैं। बेसिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट हैं। क ख ग घ अगर हमें नहीं आएगी तो हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकते, ABCD नहीं आएगी तो हम कोई बुक नहीं पढ़ सकते, हम कोई बुक राइटिंग नहीं कर सकेंगे, हम वार्तालाप नहीं कर सकेंगे, कोई भाषा नहीं आएगी। लेकिन वो आरंभ कहाँ से होता है? अ आ इ ई क ख ग से या ABCD से। ये बेसिक्स हैं। इसी प्रकार जो ये हमें बचपन में बताई गई कहानियां हैं या हमारे जो ये मूल ग्रंथ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, हमारे विद्वानों लिखे हैं, इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि हम अपने सामान्य जीवन में, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और हम आसानी से समझ भी सकते हैं। उन्होंने दूसरे के जूते में खड़े होकर समझा है परिस्थिति को, फिर लिखा है ग्रंथ को। ये उसकी बुद्धिमत्ता है। एक सफल अध्यापक कौन होता है? जो मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी के स्तर पर आकर उसके हिसाब से उसे समझा सके, और उसी को कहते हैं फूल प्रूफिंग। अंग्रेजी में यह शब्द होती है फूल प्रूफिंग, FOOLPROOFING, फूल प्रूफिंग। कि कोई मूर्ख से मूर्ख भी हो, अगर ऐसे करेगा तो गलत नहीं होगा। तो ये जो पंचतंत्र है, ये हमारे मनीषियों द्वारा, हमारे विद्वानों द्वारा दिया एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
जो पुस्तक जो प्रति मेरे पास है, जिसमें मैंने बताया कि मूल संस्कृत भी है और उसमें हिंदी अनुवाद भी है, वो ये मोतीलाल बनारसी दास का प्रकाशन है। मैं वैसे दिखा रहा हूं ताकि अगर कोई जिज्ञासु हो और वो देखना चाहे तो ये वो पुस्तक है जो मेरे पास है, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। तो अगर हो सके तो इसे ही खरीदिए। जो बुक स्टॉल जो रेलवे स्टेशन पे मिलती हैं वो मत लीजिए। मूल को समझेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, और अच्छे से समझेंगे तो आपके भी जीवन का विकास होगा, और तब आप एक ऐसे दादा या नाना बनेंगे जो अपने नाती और पोतों को कहानी सुना सकेंगे पंचतंत्र में से, और उनके जीवन का विकास कर पाएंगे, क्योंकि ये भी एक दायित्व है। केवल अच्छे स्कूल में पढ़ाने से सुसंस्कृत संतान नहीं पैदा होती, या संतान सुसंस्कृत या देश सुसंस्कृत नहीं हो जाता। अंग्रेजी में एक कहावत है, द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। उसे बहुत लिटरली मत लीजिए कि चैरिटी की ही बात हो रही है। वो एक अर्थ है कि कुछ भी अच्छा है उसे अगर आरंभ करना है तो घर से आरंभ कीजिए, क्योंकि घर में भी अच्छा होना आवश्यक है, वरना वो दीपक तले अंधेरा होता है, चारों तरफ रोशनी देता है लेकिन उसके नीचे अंधकार रहता है। खैर, मेरा बस यही कहने का मन हुआ था तो मैं आप लोगों के समक्ष आ गया। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न होगा तो आप लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा अपनी ओर से। और मैं देख पा रहा हूं मेरे गुरुजी प्रोफेसर हरभजन बंसल जी भी मुझे देख रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है और अहोभाग्य है कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और अब बस इतना ही मुझे कहना था आज कि पंचतंत्र अवश्य पढ़िए, परिवार में सबको पढ़ाइए, समझिए, उन कहानियों को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। ये जीवन के हर क्षण में काम आने वाली चीज है। इसी के साथ ही शुभ रात्रि।